हेलो स्टूडेंट्स, पहले स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। नीति आयोग के उद्देश्य एवं महत्व को स्पष्ट करें। पूर्व के योजना आयोग से नीति आयोग की तुलना करते हुए नीति आयोग के प्रमुख पहलुओं को लिखें। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो नीति आयोग और योजना आयोग से पूछा गया है, जो कि हम लोग के सिलेबस में है। कौन से जगह पर है? तो ये लोक प्रशासन और सुशासन का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग को पढ़ना है। और ऐसे भी नीति आयोग जो आपका है उससे झारखंड के भी कई जिलों में जो आकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उससे कई जिलों को जुड़ता हुआ आप पाए होंगे करंट अफेयर्स में, जैसे कि गढ़वा हो गया, लोहरदगा हो गया, रामगढ़ है, ठीक है। तो इन सब, चतरा हो गया, चतरा का नाम तो सुने ही होंगे। तो चलिए ये सब जब टॉपिक में है तो हो सके कि आपको इससे क्वेश्चन भी पूछ ले। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस के लिए नीति आयोग का एक ऐसा रामबाण उत्तर तैयार करेंगे जिससे कि हम लोग योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में तुलना भी कर लें, झारखंड का केस स्टडी भी डाल दें और उन विवादों पर भी बात कर लें जो कि अभी उठ रहा है, ठीक है। नीति आयोग के समक्ष हमारे झारखंड का भी बहुत सारा कंसर्न है, वो सब पर भी हम लोग बात करेंगे। केस स्टडी के तौर पर हम लोग उसको आंसर में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस में देख लीजिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए पेपर 4 है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन, ठीक है। इसी को स्क्रॉल करके नीचे चलिए। ये रहा लोक प्रशासन और सुशासन। इसमें जो ये टॉपिक है संघ का प्रशासन, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, योजना आयोग और वित्त आयोग, ठीक है। तो सबको हम लोग कर लेंगे। यही है आपका योजना आयोग, यही टॉपिक है। योजना आयोग अब आपका नीति आयोग बन गया है 2015 के बाद से। तो आपको इसके बारे में जानना होगा, इसको हम लोग को सिलेबस है, हम लोग को पढ़ना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम लोग ये देखें कि क्वेश्चन का प्रारूप कैसे शुरू होगा, कैसे उसको हमको लिखना है। तो ये आपको समझा दिया है बुक कि यह प्रश्न नीति आयोग के उद्देश्य, महत्व एवं नीति आयोग के पहलों को लेकर पूछा गया है, जिसमें हमें नीति आयोग की तुलना योजना आयोग से करनी है और जिसको हम निम्न स्टेप के माध्यम से लिख सकते हैं। ये बुक का काम है। अगर जो न्यू स्टूडेंट्स है, जिसको नहीं आता, वो ऐसे कीजिए। जो थोड़ा बहुत सीख चुके हैं वो अपने पास एक पेंसिल रखिए, अंडरलाइन करते जाइए क्वेश्चन को और प्रारूप तैयार कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका होगा स्टेप 1, भूमिका बांधिएगा। फिर स्टेप 2 में नीति आयोग के उद्देश्य जो है उसमें दूसरा नंबर लगाइए पेंसिल से, ठीक है, कि हम लोग उसके बाद लिखेंगे नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। फिर महत्व बताएंगे, उसको तीसरा पॉइंट दीजिए पेंसिल से और लिखिए कि अब प्रारूप में सबसे पहले जब भूमिका बता लेंगे तो फिर लिखेंगे नीति आयोग के उद्देश्य और उसके बाद लिखेंगे नीति आयोग का महत्व, ठीक है। फिर चौथा देखिए, पूर्व के योजना आयोग से नीति आयोग की तुलना, ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना, ये मेरा चौथा पॉइंट हो जाएगा, है ना, चौथा। यानी कि प्रारूप में सबसे पहले हम लोग भूमिका बांधेंगे, फिर नीति आयोग के उद्देश्य बताएंगे, फिर उसका महत्व बताएंगे और फिर योजना आयोग और नीति आयोग का एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दोनों का बीच में जो तुलना है, जो अंतर है, उसको बता देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि करते हुए नीति आयोग के प्रमुख पहलों को लिखे। अब बताएंगे कि नीति आयोग का प्रमुख पहल क्या क्या है ना, उस पहल के बारे में बताएंगे। उसके बाद में निष्कर्ष। तो देखिए बुक तो इसको 5 स्टेप में बनाया है ना, लेकिन हम लोग का स्टेप 6 हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलेगा कि हम लोग का भी 6 नहीं हो रहा है, 5 हुआ और ये छठा हो गया ना। तो उसी हिसाब से पहले क्वेश्चन को तोड़ लीजिए कि हमको कितना बनाना है, ठीक है। ये 5 हुआ ना, हाँ। तो पहला भूमिका, दूसरा नीति आयोग के उद्देश्य, तीसरा महत्व बताएंगे, फिर चौथा दोनों में तुलना करेंगे, पांचवा उसके प्रमुख पहल बताएंगे और फिर निष्कर्ष पे आएंगे। क्योंकि ये बीपीएससी का एडिटोरियल बुक है जो बीपीएससी के लिए निकलता है, इसका क्वेश्चन कम मार्क्स का होता है, इससे थोड़ा छोटा बनाता है। हम लोग 40 मार्क्स में लिखते हैं झारखंड में जेपीएससी, तो हम लोग थोड़ा आंसर का दायरा क्या करके चलते हैं, बढ़ा करके चलते हैं, ठीक है। तो बस अब ज़्यादा देर नहीं करना है, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि कितना अब हमको लिखना है। शुरू कीजिए, भूमिका बांधिए। भूमिका के लिए फिर से कहेंगे, कोटेशन आपको डालने की इच्छा है तो जरूर डालिए, नहीं डालने की इच्छा है तो नहीं डालिए। आपको हम 2-4 कोटेशंस बता देते हैं, उसके बाद आपका डिसीजन रहेगा। कोटेशन डालने का इच्छा आप पर डिपेंड करता है कि आप कॉपी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, इनका कथन है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का एक मंच है
जहां केंद्र और राज्य एक टीम इंडिया के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसको आप लिख करके आंसर शुरू कर सकते हैं। फिर अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, उनका कहना था कि योजना आयोग एक पुराने मॉडल पर आधारित था जहां दिल्ली से राज्यों पर चीज़ें थोपी जाती थी, जबकि नीति आयोग राज्यों को अपनी किस्मत खुद लिखने की आज़ादी देता है। और मेरा मानना है कि हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का जनरली हम लोग कथन नहीं लिखते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप लिख लीजिए। समालोचनात्मक और आलोचना करने जब आएगा तो थोड़ा बहुत काम आएगा, लेकिन हम लोग फिर भी इस टाइप की चीज़ जनरली नहीं लिखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। विवेक देवराय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनका कहना है कि नीति आयोग केवल एक सरकारी विभाग नहीं बल्कि एक नॉलेज हब है जो भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत को तैयार कर रहा है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा है ना, इसको लिखा जा सकता है। और अगर कभी क्वेश्चन तो अभी इस बार नहीं है आलोचना करने लायक, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आलोचना करने के लिए आया या समालोचनात्मक लिखने के लिए आया, तब आप लिख सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, इनका भी बात का बहुत वैल्यू था, तो आप उनका भी कंसर्न दिखा सकते हैं कि उन्होंने इससे लेकर चिंता जताई थी कि योजना आयोग को खत्म करने से संसाधनों के आवंटन में राज्यों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है और यह केवल एक टॉकिंग शॉप यानी कि सिर्फ बातें करने वाली जगह बनकर रह सकता है। ठीक है, फिर अमर्त्य सेन नोबेल विजेता अर्थशास्त्री हैं। इनका कहना था कि उन्होंने नीति आयोग के गठन पर तंज कसते हुए कहा था कि संस्था का नाम बदलने से ज़्यादा जरूरी उसके काम करने के तरीके में बुनियादी सुधार होना था। ठीक है, फिर अगर सामान्य आलोचना, इसको सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ा, उसमें लोग इसको डायरेक्टली क्या नाम दिए, ऐसे हम लोग जनरली इसको नहीं ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कभी आपको बहुत ही लेबल के साथ अगर चल करके इसको यूज़ करके लिख सकते हैं तो लिखिए। ठीक है, बस अति नहीं लगना चाहिए। नीति आयोग एक ऐसा दंत विहीन शेर है, यानी टूथलेस टाइगर है, जिसके पास सलाह देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे लागू करने के लिए ना तो वित्तीय शक्ति है और ना ही संवैधानिक अधिकार। तो इसका मतलब है कि इसको क्या कहा गया है, दंत विहीन शेर, टूथलेस टाइगर भी कहा गया है। लेकिन जब हम लोग आंसर में खुद अगर इसको किसी के कोटेशन में डाल दें तो चल सकता है, लेकिन हम लोग अगर कभी इसको अपने आंसर में यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग दंत विहीन से डायरेक्ट यूज़ ना करके लिख सकते हैं कि सीमित कार्यकारी शक्तियों वाला निकाय है, क्योंकि हम लोग को बहुत बैलेंस्ड वे में चलना पड़ेगा। तो चलिए, इस टाइप से आप अगर कोटेशन यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आंसर शुरू करेंगे। तो आंसर शुरू कर रहे हैं। पहले भूमिका पढ़िए। भूमिका क्या है? आज़ादी के बाद से पिछले 7 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तनों से गुजरा है। इन्हीं परिवर्तनों एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की, जो सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग एवं योजना आयोग के कार्य प्रणाली एवं संरचना में कई मूलभूत अंतर है। वर्तमान में नीति आयोग अपने कार्य प्रणाली के माध्यम से देश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयासरत है। ठीक है, इसको आप अपने अक्षर में, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर चलिए स्टेप 2। ये स्टेप 2 आप लिखेंगे नहीं, ये आपके मन में है कि अब हम लोग क्वेश्चन में स्टेप 2 जा रहे हैं। नीति आयोग के उद्देश्य और महत्व। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जरूरी नहीं है कि इसको हिंदी में ही लिखें, इसको जब फुल फॉर्म लिख रहे हो तो हम इंग्लिश में लिख के चल सकते हैं, चाहे हम हिंदी स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, हम लोग हिंदी स्टूडेंट हैं, तब भी ये यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो आराम से पूरे इंग्लिश रोमन में लिखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार एक नीति थिंक टैंक है। भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्यों को शामिल करके नीतियों को तैयार करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है नीति आयोग के उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए। नीति आयोग के उद्देश्य पहले लिखिए थोड़ा। आयोग के समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना, विश्वसनीय योजना सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक नीतियां तैयार करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और प्रभावी शासन के लिए संसाधन केंद्र की स्थापना करना शामिल है। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो साझा दृष्टिकोण, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक नीतियां, नवाचार और प्रौद्योगिकी,
और अत्याधुनिक संसाधन केंद्र। तो इसको आप डायरेक्टली ना लिख करके इसको किसी एक पैटर्न पर शुरू कीजिए। मतलब कि आपको बताते पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न। सिंपल लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप इसको इस टाइप से डिनोट कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा हो, जो डिज़ाइन आपको लगता है कि आप बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। कॉपी का प्रेजेंटेशन देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी है, पिछले वीडियो में भी हम दिखाए थे और अब फिर आपको हम दिखा दिए हैं इसको कि देखिए इस टाइप से बनाइए। जैसे भी बनाना, ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि इधर साइड में टॉपिक लिख दिया, उसके बाद सबको लिखते चले गए। इसके लिए एक पेज एक्स्ट्रा नहीं खर्चना पड़ेगा। इस टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे भी बनाना है उसको बनाइए, लेकिन यहाँ पर इसको यूज़ कीजिए। पहले उस टाइप से पैटर्न बनाइए, फिर एक एक करके सबको आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कीजिए। पहला, साझा दृष्टिकोण। समावेशी विकास के लिए साझा दृष्टिकोण बनाने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए रणनीतियों को लागू करना, ठीक है। दूसरा है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी शासन के बहुआयामी प्रवाह में प्रमुख हितधारकों को शामिल करने के लिए रणनीति विकसित करना, ठीक है। फिर है कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दें जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं मिलने का खतरा है। फिर है योजना बनाना महत्वपूर्ण है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना सुनिश्चित करें तथा उसे सरकार के उच्चतर स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करें। फिर है दीर्घकालिक नीतियाँ। रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति ढांचे तैयार करना, प्रगति की निगरानी करना तथा मध्य अवधि सुधारों को लागू करना, ठीक है। इससे ज़्यादा वर्ड्स में मत लिखिए, बहुत ज़्यादा नहीं देना, बस थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते चलना है। नवाचार और प्रौद्योगिकी। ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, सहायता प्रणाली और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करें और अत्याधुनिक संसाधन केंद्र में प्रभावी शासन और सतत विकास पर शोध संग्रह स्थापित करना, ठीक है। ये हो गया उद्देश्य। अब महत्व पर आ जाइए। तो महत्व बताते हुए बताइए कि नीति आयोग का महत्व क्या है। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर और भारत की अद्वितीय सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप रणनीतिक, समावेशी और टिकाऊ नीतियों को संचालित करके भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक बहुमुखी भूमिका निभाता है, जिससे विकास के एक भारतीय मॉडल को बढ़ावा मिलता है जो अनुकूलनीय, समावेशी और दूरदर्शी है, ठीक है। अब इसमें भी एक पैटर्न यूज़ कीजिए, जो पैटर्न हम बताए थे अभी 2-3, उसमें से यूज़ कीजिए क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा पॉइंट है, देखने में कॉपी अच्छा लगेगा। सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, रणनीतिक नीति निर्माण, सतत विकास लक्ष्य निगरानी, नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण, और फिर क्या है, समावेशी विकास है, पारदर्शिता है, अंतर क्षेत्रीय समन्वय है। नहीं ज़्यादा होता है तो महत्व को यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है। इधर ही में लिख दीजिए डब्बा बना करके, और फिर एरो दे दे के सुंदर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे हाथ से पेन चलता नहीं है, इसलिए मेरे पे मत सोचिएगा कि हम तो सुंदर से नहीं बनाए, आप बना सकते हैं। सहकारी संघवाद हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, उद्देश्य पढ़ने के बाद अब हम लोग महत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। नीति आयोग का महत्व जान रहे हैं आप। तो सबसे पहले है सहकारी संघवाद। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सेतु का काम करता है। राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देता है। इस प्रकार राज्यों को स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाता है, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रतिस्पर्धी संघवाद। नीति आयोग राज्यों को SDG सूचकांक जैसे पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से शासन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करके और सहयोग, स्वायत्तता और स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है ना। SDG सब सूचकांक में हम लोग का झारखंड और बगल बिहार दोनों का हालत बहुत खराब रहता है, लेकिन चलिए ये सब तो रैंकिंग आता है ना। फिर है रणनीतिक नीति निर्माण। एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक रणनीतियों पर सलाह देता है तथा प्रभावी नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज की अंतर्दृष्टि को शामिल करता है, ठीक है। फिर है सतत विकास लक्ष्य निगरानी। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की देखरेख का कार्यभार संभालते हुए नीति आयोग केंद्र और राज्य योजनाओं को वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। अगला है नवाचार को बढ़ावा देना। अटल नवाचार मिशन जैसी पहल नवाचार अनुकूल पारिस्थितिकी
पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है, स्टार्टअप्स को समर्थन देती है और शासन को बढ़ाने के लिए घरेलू और वैश्विक संदर्भों से सर्वोत्तम प्रथाओं को पेश करती है। ठीक है। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से नीति आयोग राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य की क्षमताओं को मजबूत करता है तथा उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। समावेशी विकास, हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति आयोग सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने के लिए नीतियों को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है पारदर्शिता। पारदर्शिता में नीति आयोग द्वारा खुले डेटा और रिपोर्टिंग पर जोर दिया जाता है, जिससे सरकारी कार्य सुलभ हो जाते हैं और शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है। अंतर क्षेत्रीय समन्वय, विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दों पर ध्यान देकर नीति आयोग रणनीतिक समन्वय में सुधार करता है, जिससे सुव्यवस्थित नीति कार्यान्वयन संभव होता है और भारत जटिल वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम होता है। ठीक है। आगे बढ़िए और अब हम लोग अपने आंसर के अगले प्रारूप पर हैं। स्टेप 3 है इसका, नीति आयोग एवं योजना आयोग के बीच में अंतर। ठीक है। एक टेबल फॉर्म में एकदम सुंदर से बनाइए और टेबल फॉर्म में सबसे अच्छा रहेगा, मार्क्स जल्दी मिलेगा। ठीक है। नीति आयोग बनाम योजना आयोग एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है और किस आधार पर तुलना किया गया है। ठीक है। विशेषता देखिएगा, पहले प्रकृति के हिसाब से, फिर दृष्टिकोण इसका, भूमिका कैसा है, शक्ति के आधार पर, राज्य की भागीदारी, लोचनशीलता, फोकस क्षेत्र, उदाहरण पहल। ठीक है। पहल के हिसाब से तो प्रकृति देख लें कि किस टाइप से इसको हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। और नीति आयोग 2015 से वर्तमान, मतलब नीति आयोग जो अभी हम लोग का चल रहा है, योजना आयोग वही जो 1950 से चला था और 2014 तक चला था। हम लोग के सिलेबस में आज भी योजना आयोग लिखा हुआ है। ठीक है। नीति आयोग नहीं लिखा हुआ है, तो योजना आयोग के हिसाब से भी ध्यान रखिएगा दिमाग में। तो सबसे पहले प्रकृति अगर देखें तो उसको हम लोग कैसे दोनों को तुलना कर सकते हैं। तो नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक एवं नीति सलाहकार निकाय है, यानी कि ये थिंक टैंक है और सलाह देने का काम करता है। योजना आयोग जो था वो केंद्रीकृत योजना निकाय था। ठीक है। ये योजना बनाता था, उसको लागू कराता था। दृष्टिकोण अगर देखें तो नीति आयोग जो है नीचे से ऊपर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। मतलब कि पहले लोगों के द्वारा उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं, उस पर विचार होता है, फिर रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन ये योजना आयोग जो है ऊपर से नीचे चलता था, मतलब कि ऊपर में बैठे मंत्रिपरिषद सब कोई मिल करके रूल रेगुलेशन बनाते थे। उसके बाद वो योजना आयोग के द्वारा पारित होता था, निर्देशात्मक रहता था इसका दृष्टिकोण, और ऊपर से लेकर नीचे तक फॉलो होता था। भूमिका जो है नीति निर्माण, रणनीति और नवाचार, इसका भूमिका क्या है। नीति आयोग का भूमिका देखिए, नीति आयोग का भूमिका जो है वो नीति निर्माण है, रणनीति है और नवाचार है। लेकिन योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना निर्माण एवं धन आवंटन था, यानी कि धन आवंटित नहीं करता है नीति आयोग, ये खाली नीति निर्माण करता है, रणनीति बताता है, नवाचार पर ध्यान देता है, लेकिन ये धन नहीं आवंटित करेगा। ठीक ना। अब शक्ति देखिए, शक्ति नीति आयोग के पास सलाहकार प्रकृति का है, कोई वित्त शक्ति नहीं है इसके पास। ये एक तरह से घर का वो बुजुर्ग आदमी है जो केवल बड़ी बड़ी सलाह देता है, बाकी इसके पास और कोई शक्ति नहीं है। ये आपका नीति आयोग है जो वर्तमान में चल रहा है। योजना आयोग राज्यों को नियंत्रित केंद्र निधि आवंटन, ये क्या है कि योजना आया उसके लिए जो खर्चा लगेगा लक्ष्मी जी भी यही देंगे। ठीक ना। अगला है राज्य की भागीदारी नीति आयोग के हिसाब से, तो राज्यों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, सबको उस मंच में बोलने का मौका मिलता है, सबकी बातें सुनी जाती हैं। योजना आयोग राज्यों का नियोजन में सीमित प्रभाव था। ठीक है। अब देखिए लोचनशीलता, नीति आयोग में गतिशील एवं लचीला नीति दृष्टिकोण होता है और योजना आयोग में कठोर पंचवर्षीय योजना संरचना था, या कि वो एक बार लागू हो गया तो हो गया, उसको बीच में जनरली बहुत आसान नहीं होता था उसको चेंज करना, रोकना कुछ भी। फिर है फोकस क्षेत्र, आर्थिक सुधार, सतत विकास लक्ष्य, नवाचार और डेटा संचालित शासन है इसका, मतलब इस सब पर ज़्यादा ध्यान देता है। और योजना आयोग आर्थिक नियोजन, संसाधन आवंटन और सामाजिक क्षेत्र विकास पर ध्यान देता था। अब देखिए दोनों का पहल देखिए, एक अगो उदाहरण देखिए। ठीक ना। तो इसमें SDG सूचकांक है, अटल नवाचार मिशन 2016 वाला, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आप आकांक्षी जिला कार्यक्रम में गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, रामगढ़ ये सब का यहाँ तो नहीं दे सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी
तुलना कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे भी झारखंड में रहा था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, महालनोबिस मॉडल, हरित क्रांति समर्थन, इनका उदाहरण में दे के चलेंगे। अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं अभी नीति आयोग के। गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री और विशेषज्ञ भी शामिल होते सदस्य में, और जो योजना आयोग थे उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, और जैसे सिस्टम काम करता है, जैसे आईएएस लोग उसमें सदस्य हुआ करते थे, वो पहले का पैटर्न के हिसाब से जो नॉर्मली होता है वैसे उसमें सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर क्या किए, नीति आयोग और जो भी योजना आयोग है दोनों के बीच में तुलना देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग की पहल बताइए। तो अटल इनोवेशन मिशन 2016, इसका उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, जब नीति आयोग की पहल आप लिखे तो बड़ा बड़ा टॉपिक दीजिए, मतलब हेडिंग दीजिए, उसको बताइए कि हम पहल लिखने जा रहे हैं। फिर ये सब जितने सब टॉपिक्स हैं सबको फिर एक पैटर्न लेकर के आप दिखाइए। पैटर्न फिर याद कराना पड़ेगा। चलिए, तो बीच में जैसे पहल लिखे, इधर इधर सबको एकदम सूर्य चांद बना के या फिर चांद बना करके भी जैसे जैसे बनाने का मन है वैसे बनाइए, लेकिन आप बनाइए, है ना, कोई एक पैटर्न बनाइए, कॉपी देखने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखे अटल इनोवेशन मिशन जो 2016, इसका उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। घटक अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज। फिर दूसरा है राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म, इसकी पहल है। यह सरकारी डेटा की पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाता है, डेटा लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है, डेटा साझाकरण मानदंडों को लागू करता है, अंतर संचालन को सुविधाजनक बनाता है और उपयोगकर्ता अनुकूल उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका पहल है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी के बारे में बताइए। प्रमुख सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से कम प्रगति दिखाने वाले 112 जिलों को बदलने के लिए शुरू किया गया। इसमें वास्तविक समय पर निगरानी, जिलों की गतिशील रैंकिंग तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रभावी साझेदारी शामिल है। फिर पोषण अभियान बताइए। अभिसरण और वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से बच्चों, महिलाओं और माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। फिर ई अमृत पोर्टल, यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जानकारी के लिए वन स्टॉप गंतव्य विकसित किया है। फिर लाइफ के बारे में बताइए। यह पर्यावरण अनुकूल आदतों को बढ़ावा देकर, सामाजिक नेटवर्क का लाभ उठाकर और एक वैश्विक प्लैनेट पीपुल P3 समुदाय का निर्माण करके बिना सोचे समझे उपभोग से स्थानीय जीवन शैली की ओर वैश्विक बदलाव को बढ़ावा देता है। फिर राज्य सहायता मिशन के बारे में बताइए। तीव्र एवं अधिक समावेशी आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों को योजना बोर्डों के स्थान पर नीति आयोग जैसे निकाय स्थापित करने में सहायता करना। फिर पोषण ज्ञान और शून्य। पोषण ज्ञान एक नीति BIU परियोजना एक डिजिटल संग्रह है जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए पोषण जागरूकता को बढ़ावा देता है। हम लोग का झारखंड में भी जो बाइक एम्बुलेंस और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया था, इसके बारे में नीति आयोग प्रशंसा किया राष्ट्रीय स्तर पर। ये सब भी हम लोग को पता होना चाहिए। फिर शून्य अभियान का उद्देश्य सवारी और डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तैनाती में तेजी लाकर भारत में वायु गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, उसके बाद आप निष्कर्ष लिखिए, लेकिन फिर हम आपको और भी बताएंगे कि झारखंड से आप कैसे जोड़ करके इसको लिखेंगे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दायरा नज़र नहीं आ रहा था। और अगर आप बीच बीच में एग्जाम्पल दे के चले तो ठीक है, और अगर कभी आलोचना पूछ ले या उसकी चुनौतियाँ पूछ ले, विवाद पूछ ले, तो भी हम लोग उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम लोग को लाइफ में फिर योजना आयोग या नीति आयोग के बारे में कुछ नया पढ़ना ना पड़े। अगर क्वेश्चन कोई भी दायरा लेकर के पूछे तो हम लोग उसको आंसर कर पाएँ, है ना। चलिए, तो आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण नवीनतम परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन इस अपेक्षा से की गई है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर सहयोग एवं समन्वय से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण कर समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए समर्थकारी भूमिका
का प्रभावी निर्वाह कर सके। अभी तक नीति आयोग की कार्यप्रणाली काफ़ी प्रभावी रही है, पर अभी नीति आयोग को लंबा सफ़र तय करना है। सरकार को भी इस संबंध में नीति आयोग की कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए, ताकि भविष्य में वास्तविक अर्थों में यह संस्था भारत का नव प्रवर्तन करने में सक्षम हो तथा अपने गठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये निष्कर्ष लिखिए। आप आंसर यहाँ पर लगभग समाप्त कर दिए, लेकिन अब हम लोग कुछ कुछ दायरों पर बात करेंगे। चलिए, झारखंड का केस स्टडी के तौर पर बीच बीच में जोड़िए, जिससे कि थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो केस स्टडी में अगर सफलता के उदाहरण दे, जैसे केस स्टडी में दोनों चीज़ दे सकते हैं। अगर कभी उसके चुनौती और विवाद पर बात करेगा तब के लिए भी बता रहे हैं, लेकिन पहले तो आप जानिए कि सफलता के बारे में जब आप अभी उदाहरण देकर चले, उसमें आप केस स्टडी डाल सकते थे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, झारखंड इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। राज्य के चतरा जिले ने मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। केस स्टडी को डब्बे में डालिए सुंदर से और धीरे धीरे सब चीज़ों को उसको बताइए। ठीक है, केस स्टडी ऐसे दिया जाता है। इनोवेशन में देखिए, चतरा में बाइक एम्बुलेंस और गढ़वा में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है। फिर देखिए 7 प्रोजेक्ट शिक्षा, नीति आयोग के सहयोग से झारखंड के 4380 कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय किया गया, जिससे सरकारी खजाने के 400 करोड़ रुपए बचे। ठीक है, ऐसे तो हम इसको अच्छा नहीं मानते और हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो लिखिए, क्योंकि स्कूल बंद कराना इन लोगों का कोई, मेरे को तो नहीं पसंद है, बाकी अपना अपना सब देख लेंगे। ठीक है, सरोवर समृद्धि, धनबाद के गोविंदपुर जैसे ब्लॉकों में 1000 जलाशयों के पुनरुद्धार का काम नीति आयोग की देखरेख में शुरू किया गया। ये भी आप उसमें बता सकते हैं केस स्टडी में, और आप इसको और बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। हम तो आपको टॉपिक दिए हैं, आप इसके बारे में और सर्च कीजिए और बहुत सुंदर से एक बॉक्स में भर के केस स्टडी लिखिए, वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर कभी हम लोग कोई कंट्रोवर्शियल या फिर आलोचनात्मक ढंग से बात कर रहे हो, तब के लिए केस स्टडी देखिए कि गरीबी पर रिपोर्ट, चाचा चौधरी और साबू जो एक कहानी है। फिर रैंकिंग पर असहमति, जैसे गरीबी पर रिपोर्ट जो है उसमें नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में झारखंड को बिहार के बाद दूसरा सबसे गरीब राज्य बताया गया, और यहाँ बताया गया कि 42.16% गरीब जनसंख्या रहती है। इस पर राज्य की जो हमारी सत्ताधारी पार्टी हैं उनका तीखा तंज कसा कि केंद्र की योजनाएं जमीन पर फेल हैं। ठीक है, ये एक ढंग है। फिर दूसरा देखिए, चाचा चौधरी और साबू, अगर आप इसको किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो मत कीजिए। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने नीति आयोग की तुलना कॉमिक्स के किरदारों चाचा चौधरी और साबू से की थी। उनका कहना था कि नीति आयोग क्या है और क्या करता है यह समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। फिर रैंकिंग पर असहमति बता सकते हैं, ये कहीं डाल सकते हैं। जैसे जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स में झारखंड को नीचे रखा गया, खासकर जीरो हंगर में सबसे खराब, तो राज्य सरकार ने इन आंकड़ों को खारिज करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया। इस तरह से आप इस आंसर को अपने झारखंड के साथ जोड़ सकते हैं। तो कॉलम बना के हम लोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम में गढ़वा, चतरा, लोहरदगा का जो भी मिला है उसको बताएंगे कि गढ़वा को 2025 जनवरी के 2025 में डेल्टा रैंकिंग में पूरे भारत में पहला स्थान मिला, और चतरा जिला को मार्च 2025 की रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा और उसे 10 करोड़ रुपए इनाम में मिला। लोहरदगा और रामगढ़ जैसे जिलों ने कृषि और वित्त समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ठीक है, थोड़ा हड़बड़ में हम गड़बड़ पड़ गए हैं, एक बार फिर से सुनिए। गढ़वा ने जनवरी 2025 की डेल्टा रैंकिंग में पूरे भारत में प्रथम स्थान पाया। चतरा जिला मार्च 2025 की रैंकिंग में नंबर 1 रहा और उसे 10 करोड़ रुपए इनाम में मिला। ठीक है, लोहरदगा और रामगढ़ जैसे जिलों ने कृषि और वित्त समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिर ये वही शिक्षा वाला है, और उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस में झारखंड की बाइक एम्बुलेंस और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए किए गए प्रयासों को नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर सराहा है। ठीक है, ये एक बात हो गया। और फिर एक देखिए, खनिज रॉयल्टी का मुद्दा भी उठता है। झारखंड सरकार का तर्क है कि उसे कोयला और खनिजों से बहुत कम रॉयल्टी मिलती है। राज्य का दावा है कि केंद्र पर उसका लगभग 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा बकाया है। नीति आयोग के मंच पर मुख्यमंत्री अक्सर यह मुद्दा उठाते रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए एसडीजी वाला तो आप पढ़े, और उसके बाद
पढ़े, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिए, इसको सजा के लिखिए। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2023-24 में झारखंड को बिहार के बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य, उसको स्कोर मिला था 62 बताया गया है। राज्य सरकार इसे अक्सर आंकड़ों पर पक्षपात बताती है। फिर GST के बारे में बताइए कि क्षतिपूर्ति, GST क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन के बारे में। झारखंड जैसे खनिज प्रधान राज्य को GST लागू होने से राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्य लगातार नीति आयोग के जरिए GST क्षतिपूर्ति अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड वे में लिखते जाइएगा कि झारखंड सरकार ऐसा मांग कर रहा है, झारखंड का ये मांग है। ठीक है, ये नकारात्मक और कोई विवाद होगा तब ये सब पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जब उसके महत्व उद्देश्य को बताने आएगा तो जनरली हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का दायरा बड़ा है, 40 मार्क्स का हम लोग का क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग जनरली लेके चलते हैं। बस थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे, लेकिन लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग की प्रमुख आलोचनाएं क्या क्या होती है। इसको आप कॉपी पे नोट करके एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, वित्त शक्ति का अभाव, सबसे बड़ी आलोचना यह है कि नीति आयोग के पास फंड आवंटित करने का कोई शक्ति नहीं है उसके पास। यह केवल सलाह दे सकता है। मंत्रालयों और राज्यों को पैसा देने का निर्णय अब पूरी तरह से वित्त मंत्रालय के हाथ में हो गया है। मतलब कि एक तरह से कहिए तो पूरा मीटिंग बैठता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और जानिए जब पैसा जिसको नहीं देना रहता है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब का अभी फ़िलहाल इसका स्थिति हो गया है। ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख नहीं देंगे, लेकिन समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि जहाँ पर जिसको पैसे नहीं देना रहता है वहाँ पर बातें बड़ी सैद्धांतिक और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वही आलोचना का कारण है कि बातें तो सब बौद्धिक लोग बैठे हैं वहाँ पर, तो बातें तो बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने के लिए जो धन है देना है, वित्त देना है, वो वित्त मंत्रालय के हाथ में है। ठीक है, चलिए, तो फिर वित्त मंत्रालय को यहाँ बैठाना चाहिए था, है कि नहीं। अगला है केवल टॉकिंग शॉप। ठीक है, आलोचकों का तर्क है कि यह केवल एक बौद्धिक क्लब बनकर रह गया है जो सुंदर रिपोर्ट तो बनाता है, लेकिन ज़मीन पर उसे लागू करवाने की शक्ति इसके पास नहीं है। जैसे कि सोसाइटी में मीटिंग होता है, सोसाइटी के जो चेयरमैन ये सब रहते हैं उनके हाथ में कोई पावर नहीं रहता, लेकिन हर महीने एक मीटिंग कराते हैं और कहते हैं ऐसे सुंदर बनाएंगे, वैसे सुंदर बनाएंगे, और जो सबसे धन देने वाला बिल्डर है वो बिल्डर मीटिंग में कभी आता नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सारे के सारी योजनाएं केवल पेपर पे खूबसूरत लगता है, वो कभी ज़मीन पर उतरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से है कि कोई बौद्धिक लोगों का क्लब है, सब बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी नियम बनाते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने की शक्ति इसके पास नहीं है। संघ संतुलन, विपक्षी राज्यों का आरोप है कि नीति आयोग केंद्र सरकार के एजेंडे को राज्यों पर थोपने का एक नया नजरिया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में कभी कभी राज्यों की विशिष्ट स्थानीय समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है। फिर बढ़ती असमानता। ठीक है, बढ़ती असमानता में लिखिए नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद पर जोर देता है। जनरली देखते हैं कि कोई रैंकिंग है, सबको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देने का काम करता है। तंज इस पर यह है कि इससे विकसित राज्य जैसे कि तमिलनाडु हो गए, महाराष्ट्र हो गए, वो तो आगे निकल रहे हैं, जबकि पिछड़े राज्य जैसे कि हमारा झारखंड हो गया, बिहार हो गया, रैंकिंग में पीछे रह जाता है और उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिलती है। मतलब कंपटीशन तो दे दिए हैं कि चलो ये कंपटीशन है, ये आप लोग इस तरह से सुधार कीजिए, आपको हम इनकरेज करें, लेकिन केवल उतना करने से हो जाता तो फिर बात था, है कि नहीं। योजना आयोग की कमी, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि योजना आयोग के खत्म होने से देश में लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जैसे कि बड़े डैम या हाईवे प्रोजेक्ट्स का जो ढांचा था वो कमज़ोर हुआ है। ठीक है, अब आप अपने झारखंड के संदर्भ में आलोचना कर सकते हैं। अगर आलोचना करना है तो हम अपने झारखंड के संदर्भ में भी आलोचना कर सकते हैं कि डेटा बनाम वास्तविकता। झारखंड सरकार ने अक्सर नीति आयोग की SDG रिपोर्ट को यह कहकर नकारा है कि हर राज्य की भौगोलिक और जनजातीय स्थितियों को समझे बिना केवल शहरी मानकों पर आधारित है, और जो कि बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि आप नोएडा को डायरेक्ट झारखंड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप बेंगलोर को डायरेक्ट झारखंड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों का स्थिति, दोनों के बीच जनजातियों की स्थिति, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक रैंकिंग में दोनों को नहीं खड़ा कर सकते हम लोग। फिर रॉयल्टी की मांग, झारखंड लगातार मांग करता रहा है कि नीति आयोग उसे कोयला रॉयल्टी दिलवाने में मदद करे, लेकिन आयोग इसमें हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको बता सकते हैं। और जब भी आलोचना करें तो आलोचना करने के बाद हमेशा सकारात्मक अंत ही करना होगा, सिर्फ आप आलोचना करके नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है,
अगर कभी भी थोड़ा चुनौती, विवाद, आलोचना पर बात करना पड़े तो आपको फिर सकारात्मक अंत देना होगा, बताना होगा कि चलो ये सब कमियां हैं तो ये सब काम करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो चलिए, आलोचना लिखने के बाद हम लोग एक सकारात्मक अंत की ओर चलेंगे। नीति आयोग को संवैधानिक या वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। सिर्फ बातों का शेर ना रहे, ये संवैधानिक और वैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो उसके बाद का वैल्यू बढ़ जाएगा। इससे कुछ हद तक स्वतंत्र वित्त शक्तियां मिलनी चाहिए ताकि इसके सुझावों को गंभीरता से लिया जाए। राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए, ठीक है। और इसको कुछ वित्त शक्ति तो मिलना ही चाहिए ताकि ये कोई रिपोर्ट बनाए तो उस पर पैसा खर्चा करने का भी थोड़ा इसके पास हिम्मत हो। तो चलिए, हम लोग इतना काम तो कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक से लेकर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि भारत में नीति आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धांत पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। एक तरह से दोनों में अंतर ही पूछ रहा है। फिर दूसरा है कि नीति आयोग की स्थापना सहकारी संघवाद की भावना को साकार करने के लिए की गई थी। इस कथन के आलोक में इसके उद्देश्यों और कार्यों की चर्चा करें, ठीक है। जनरली इसमें पॉजिटिव ही चीज़ लिख के चलेंगे। थिंक टैंक बनाम एक्शन टैंक। नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक होने के बजाय एक एक्शन टैंक है। समालोचनात्मक परीक्षण करें, यानी कि एकदम बैलेंस वे में आलोचना करते हुए समाधान देते हुए चलिए, ठीक है। फिर है कार्य प्रणाली का मूल्यांकन। अब पीसीएस में कैसे कैसे सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं वो देख लीजिए, क्योंकि हमारे जेपीएससी में तो अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए आप देख लीजिए कि बाकी पीसीएस एग्जाम्स में कैसा पूछा है। अपनी स्थापना के बाद से नीति आयोग के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसने देश के शासन मानकों को सुधारने में क्या भूमिका निभाई है, ठीक है, इसमें आलोचना करना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। यह क्षेत्र असंतुलन को दूर करने में कितना सफल रहा है, तो इसमें फिर बैलेंस में भी चलेंगे, थोड़ा बताएंगे अच्छा, थोड़ा नेगेटिव भी बता के चलेंगे, थोड़ा बहुत, फिर आगे की राह बताकर चलेंगे। चलिए, नवाचार और प्रतिस्पर्धा। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने में नीति आयोग के विभिन्न सूचकांकों जैसे एसडीजी, इंडिया इंडेक्स, स्वास्थ्य सूचकांक के महत्व को स्पष्ट करें। चलिए, ये पॉजिटिव वे में लिखा गया आंसर। संरचनात्मक प्रश्न। नीति आयोग की संरचना किस प्रकार राज्यों को नीति निर्माण में बराबर का भागीदार बनाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और जो हम मटेरियल आपको दिए हैं वो आंसर नहीं है, गलती नहीं करना है इस बात को सोचने का। वो आंसर के फॉर्म में ज़रूर है, लेकिन वो एक आंसर मुकम्मल नहीं है, आपको उसको एक अच्छा आंसर बनाना पड़ेगा। आप इसको एज ए मटेरियल लीजिए और अपनी कॉपी पर पहले जितना कुछ नोट कर सकते हैं उसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जितना क्वेश्चन आपको दिखाई देता है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए और उसके आधार पर मटेरियल से हेल्प लेकर के, और भी आपके पास जो मटेरियल रखे हैं, नोट्स रखे हैं, उसका हेल्प लेके उसको तैयार करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यही आपको काम करना पड़ेगा, इसी तरह से टॉपिक धीरे धीरे कवर होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप काम करेंगे और एक नोट्स तैयार करेंगे पहले, उसके बाद एक आंसर लिखेंगे, ठीक है। हमको आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा मटेरियल जो हम आपके लिए दिए हैं वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।